recession is now unavoidable. In some countries, it is already happening. 2 consecutive quarters of negative real GDP growth meets the technical definition of recession. Recession is officially here, which is not a surprise to most people. A recession is inevitable at some point. It's almost unavoidable. I got to think that the odds are. U.S. economy shrinking for the second straight quarter. That means a recession is well underway. I believe we're in a recession. 2 consecutive quarters of real GDP declines is the beginning of that definition. यूएसए की जीडीपी का सेकंड क्वार्टर का नंबर आने के बाद टेक्निकली यूएसए रिसेशन में जा चुका है एंड अभी रिसेशन का खतरा पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ रहा है। बट यहाँ पर सरप्राइजिंग बात यह है कि जैसे ही यूएसए की जीडीपी का सेकंड क्वार्टर का नंबर नेगेटिव आया, व्हाइट हाउस ने रिसेशन की डेफिनेशन को ही बदल दिया। इस वीडियो में हम यही बात करेंगे, व्हाट इज रिसेशन, व्हाट कॉजेज अ रिसेशन, हाउ विल इट इम्पैक्ट इंडिया। व्हाट इज रिसेशन? अगर हम रिसेशन की डेफिनेशन पर जाएं, जब जीडीपी लगातार 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर में नेगेटिव ग्रोथ रेट शो करती है तो कहा जाता है हम टेक्निकली रिसेशन में आ चुके हैं। बट काफी इकोनॉमिस्ट और गवर्नमेंट इस डेफिनेशन को पूरी तरह से सही नहीं मानते। यूएसए का ही एग्जांपल ले तो यूएसए की जीडीपी लगातार 2 क्वार्टर से नेगेटिव ग्रोथ रेट शो कर रही है, बट स्टिल यूएस गवर्नमेंट इसको रिसेशन नहीं मानती। तो ऐसा क्यों? तो इसका आंसर ये है कि जीडीपी ग्रोथ रेट के अलावा गवर्नमेंट और अदर फैक्टर्स को भी कंसिडर करती है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट रेट, कंज्यूमर सेंटीमेंट इंडेक्स, स्टॉक मार्केट एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अगर हम एम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो उसमें हमें राइज देखने को मिला है, जबकि हमेशा रिसेशन के वक्त एम्प्लॉयमेंट रेट में डिक्लाइन देखने को मिलता है। और ये ऐसा इसलिए होता है कि ड्यूरिंग रिसेशन टाइम बिजनेसेस कम प्रॉफिट जनरेट कर पाते हैं, तो उन्हें अपने बिजनेस को सस्टेन करने के लिए जितना हो सके अपनी कॉस्ट को कम करना पड़ता है, जिसके लिए वो सबसे पहले अपने एम्प्लॉयज को फायर करते हैं। नंबर 2, कंज्यूमर सेंटीमेंट इंडेक्स। ये हमें बताता है हाउ पीपल आर फीलिंग अबाउट इकोनॉमी एंड राइट नाउ एवरीवन फीलिंग पेसिमिस्टिक, चाहे वो इकोनॉमिस्ट हो या कोई बड़ा फंड हाउस या फिर न्यूज चैनल। इस वक्त हर कोई इकोनॉमी को लेकर पेसिमिस्टिक है, विच इज अ साइन ऑफ रिसेशन। अगर हम इसके ग्राफ को देखें तो वो 2008 के लो पर आ चुका है एंड ये वो टाइम है जब पूरी दुनिया एक भयंकर रिसेशन से गुजर रही थी। नंबर 3, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अगर हम यूनाइटेड स्टेट के ईयर ऑन ईयर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को देखें तो वो 4.2% से राइज हुआ है। इट मींस दे आर मेकिंग मोर एंड मोर स्टफ्स। नंबर 4, स्टॉक मार्केट। किसी भी इकोनॉमी की हेल्थ को चेक करने के लिए स्टॉक मार्केट एक अच्छा इंडिकेटर होता है। अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है तो एक पॉजिटिव साइन होता है कि ओवरऑल इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है। बट अगर स्टॉक मार्केट डाउन जा रहा है या स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही है तो एक नेगेटिव साइन होता है कि इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। एंड अगर हम यूएसए के S&P 500 इंडेक्स को देखें तो ये अपने ऑल टाइम हाई से 25% तक क्रैश कर गया था एंड नाउ इट इज रिकवरिंग स्लोली, बट ये अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से 15% डाउन है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो कुछ फैक्टर्स रिसेशन की ओर इशारा कर रहे हैं एंड कुछ फैक्टर्स इंडिकेट कर रहे हैं कि इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो भाई आखिर हम रिसेशन में है भी या नहीं, इसको समझने के लिए हमें समझना होगा व्हाट कॉजेज अ रिसेशन। अगर इसका एक सिंगल लाइन में आंसर दूं तो आंसर इज सेंट्रल बैंक। लॉकडाउन के टाइम पर दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने दबाकर मनी प्रिंटिंग करी है। केवल अकेले यूएसए ने ही 2 सालों में $8 ट्रिलियन मार्केट में पंप किए हैं। और ऑब्वियसली अगर इतना ज्यादा मनी प्रिंटिंग होगी तो इन्फ्लेशन तो बढ़ना ही है, और जब जब इन्फ्लेशन बढ़ता है गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को राइज करती है। अब जिन लोगों को समझ में नहीं आया उनको आसान भाषा में समझाऊं तो इन्फ्लेशन यानी महंगाई एक मॉन्स्टर की तरह है जो आपके पैसे की वैल्यू को खाता जा रहा है। अगर इन्फ्लेशन 7% है, इट मीन्स आपके पैसे की वैल्यू हर साल 7% से कम हो रही है। और यूएसए में तो इन्फ्लेशन रेट 40 ईयर के रिकॉर्ड को तोड़ चुका है। इस वीडियो को बनाते वक्त करंटली यूएसए में इन्फ्लेशन रेट 8.5% पर है एंड ये डेटा तो केवल गवर्नमेंट द्वारा बताया गया है। कई सारे एक्सपर्ट्स मानते हैं यूएसए में एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट डबल डिजिट पर है, बट गवर्नमेंट लोगों से बचने के लिए इस डेटा को छुपा रही है। अब इन्फ्लेशन बढ़ने के 2-3 मेन कारण होते हैं। पहला ये कि चीजों की डिमांड बढ़ जाए बट जो सप्लाई है वो लिमिटेड ही हो, जिसके कारण चीजों के दाम बढ़ने लगते हैं। दूसरा कि सप्लाई में डिसरप्शन आ जाए जिससे रॉ मटेरियल की कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, और अगर रॉ मटेरियल की कॉस्ट इंक्रीज होती है तो बिजनेसेस को भी प्राइस को बढ़ाना पड़ता है। इसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। एंड थर्ड इज जब वर्कर्स अपनी वेजेस को बढ़ाने की डिमांड करते हैं तो फिर बिजनेसेस को गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस को बढ़ाना पड़ता है, और इस तरह के इन्फ्लेशन को बिल्ट इन इन्फ्लेशन कहा जाता है। अभी जो करंट इन्फ्लेशन है वो चीजों की डिमांड बढ़ने का नतीजा है। कोविड के टाइम पर गवर्नमेंट ने मनी सप्लाई को काफी ज्यादा बढ़ा दिया था एंड लो इंटरेस्ट रेट के कारण डेट लेना काफी ज्यादा चीप हो गया,
जिससे कंज्यूमर स्टार्ट स्पेंडिंग एंड पीपल आर टेकिंग मोर एंड मोर डेट, जिससे काफ़ी ज़्यादा स्पेंडिंग होने लगी। तो ज़्यादा स्पेंडिंग मीन्स ज़्यादा डिमांड, और जब डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी तो ऑब्वियसली फिर चीज़ों के दाम भी बढ़ने लगेंगे, और वही इस वक्त हो रहा है। इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए हर गवर्नमेंट का एक फिक्स टारगेट होता है कि वो एक फिक्स नंबर से इन्फ्लेशन को ना ही ज़्यादा ऊपर ना ही ज़्यादा नीचे होने देंगे, जिसके लिए वो यूज़ करते हैं इंटरेस्ट रेट का। जब इन्फ्लेशन कंटिन्यूसली बढ़ने लगता है और गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर निकल जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को राइज करती है। और जब इंटरेस्ट रेट राइज होता है तो बोरो करना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, बिकॉज अब पहले के मुकाबले ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एंड ऐसे में कुछ ही लोग बोरो कर पाते हैं। तो अगर लोग कम बोरो करेंगे तो फिर स्पेंडिंग भी कम होगी। एंड ऑलवेज रिमेंबर, 1% स्पेंडिंग इज अनदर पर्सन इनकम। तो अगर स्पेंडिंग ही नहीं होगी तो इट मीन्स इनकम भी जनरेट नहीं होगी, एंड बिजनेसेस स्टार्ट मेकिंग लॉसेस, और इसकी वजह से चीज़ों के दाम अपने आप नीचे आने लगते हैं। तो अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी डिक्रीज होती है तो इससे ट्रिगर होता है रिसेशन, और फिर इन्फ्लेशन बिकम नो लॉन्गर अ प्रॉब्लम। एंड अगेन गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को डाउन करने लगती है, और जब इंटरेस्ट रेट डाउन होंगे तो क्या होगा? यस, स्पेंडिंग बढ़ेगी, और स्पेंडिंग बढ़ेगी तो इनकम जनरेट होगी, एंड ओवरऑल इकोनॉमी में एक्टिविटी इंक्रीज होगी, एंड दिस साइकिल जस्ट कीप गोइंग एंड गोइंग। सो ऑलवेज रिमेंबर, लेस स्पेंडिंग मीन्स लेस इनकम, which led to fall in demand, and if demand falls, price will start falling down. अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, हाउ रिसेशन विल इम्पैक्ट इंडिया। यूएसए जो कि रिसेशन की ओर बढ़ रहा है, और टेक्निकली देखें तो ऑलरेडी रिसेशन में आ चुका है। इससे जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं उसमें काफ़ी डिक्लाइन देखने को मिलेगा, और ऑलरेडी क्रूड ऑयल के प्राइसेस में गिरावट आना शुरू हो गई है। यूएसए एंड चाइना के बाद इंडिया क्रूड ऑयल कंजम्पशन में 3rd नंबर पर आता है। तो अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस में फॉल आता है तो इससे इंडिया को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, बिकॉज अब हमें कम डॉलर खर्च करने पड़ेंगे ऑयल को परचेज करने के लिए, जिससे हमारी जो करेंसी कंटिन्यूसली फॉल कर रही थी उसमें हमें रिकवरी देखने को मिलेगी। इसके अलावा इंडिया पाम ऑयल का काफ़ी बड़ा कंज्यूमर है आफ्टर इंडोनेशिया, एंड रिसेशन की वजह से कमोडिटीज़ लाइक पाम ऑयल के प्राइसेस में भी फॉल देखने को मिलेगा। एंड अगर पाम ऑयल के प्राइसेस को देखें तो वो 2 ईयर के लो पर आ चुके हैं, जो कि इंडिया जैसी कंट्री के लिए एक अच्छी बात है, बिकॉज हमें पाम ऑयल चीप रेट पर मिलेगा। अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग रिपोर्ट, इंडिया हैज 0% चांस टू स्लिपिंग इनटू रिसेशन। इसके अलावा IMF ने भी अपनी रिपोर्ट रिलीज करी, इसमें उन्होंने बताया इंडिया विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ये तो बात करी हमने कि अगर यूएसए रिसेशन में गया तो ये इंडिया के लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है, बट अगर हम इसके नेगेटिव की बात करें तो रिसेशन के कारण हमारी IT इंडस्ट्री पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, बिकॉज हमारी IT कंपनीज का मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू यूएसए एंड यूरोप की मार्केट से आता है, जिससे हमारी IT कंपनीज काफ़ी सारा फॉरेन करेंसी अर्न करती हैं, एंड इंडिया को टैक्स के रूप में इससे डायरेक्ट फायदा मिलता है। बट रिसेशन के कारण लोग कम स्पेंडिंग करेंगे, जिसका इम्पैक्ट हमारी इंडियन IT कंपनीज के रेवेन्यू पर पड़ेगा। अगर IT कंपनीज कम रेवेन्यू जनरेट करेंगी तो इंडियन गवर्नमेंट को भी कम टैक्स मिलेगा। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 43% ऑफ इंडियन INC's फॉरेन एक्सचेंज रेवेन्यू कम्स टू IT कंपनीज। तो अगर इंडियन ITs का रेवेन्यू कम हुआ तो ये कॉस्ट कटिंग करना स्टार्ट कर देंगी, एंड हो सकता है कुछ IT कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को भी फायर करना स्टार्ट कर दे। रिसेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम पर भी पड़ेगा, और इसका असर पड़ना शुरू हो भी गया है। काफ़ी सारे स्टार्टअप जैसे अनअकैडमी, वेदांतु, बायजूस, उड़ान, इन्होंने अपने काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया है। एंड अगर टोटल नंबर्स की बात करें तो अराउंड 12,000 एम्प्लॉयज़ को अभी तक इंडियन स्टार्टअप्स फायर कर चुके हैं, और अगर एक्सपर्ट्स की माने तो ये नंबर 60K के पार भी जा सकता है। अभी ऐसा इसलिए हो रहा है जिस तरह के अभी हालात हैं, ऐसे में इन स्टार्टअप्स को फंड रेज करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। कोई भी इन्वेस्टर्स इस टाइम पर इन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, बिकॉज सभी को रिसेशन का डर है, एंड हर कोई सेफ प्ले कर रहा है, एंड सभी इन्वेस्टर्स इन स्टार्टअप्स को प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस करने के लिए कह रहे हैं। और अगर इन स्टार्टअप्स को प्रॉफिटेबल होना है तो इनको अपनी कॉस्ट को जितना हो सके उतना कम करना पड़ेगा, जिसके लिए ये सबसे पहले अपने एम्प्लॉयज़ को फायर करेंगे। ये कुछ जगह हैं जहाँ पर रिसेशन का इंडिया पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स का केवल एक ही टारगेट है कि जो इन्फ्लेशन रिकॉर्ड लेवल पर बढ़ रहा है उसको जैसे तैसे करके नीचे लेकर आया जाए, भले ही उससे एक बार रिसेशन ट्रिगर हो जाए वो चलेगा, बट जो गवर्नमेंट का टारगेट है कि इन्फ्लेशन इस रेंज में होना चाहिए वो उसको उस लेवल पर लाकर रहेगी। एंड ये इकोनॉमिक साइकिल इसी तरह से रिपीट होती रहती है। गवर्नमेंट मनी प्रिंटिंग करती है जिससे इन्फ्लेशन बढ़ता है, एंड उससे निपटने के लिए गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को बढ़ाती है जिससे रिसेशन ट्रिगर हो जाता है, एंड दिस साइकिल कीप्स गोइंग ऑन। अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमारे पास इसका कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको रिसेशन के बारे में काफ़ी कुछ समझ आया होगा कि व्हाट इज रिसेशन, व्हाट कॉजेज अ रिसेशन, एंड हाउ विल इट इम्पैक्ट इंडिया। मिलता हूँ मैं आपको तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।